Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 3 of chapter number 7, The Great Uprising of 1857. बेटा हम लोग यहाँ तक पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, स्प्रेड ऑफ द अपराइजिंग. बेटा वो अपराइजिंग जो मेरठ में हुई, हम देखेंगे कि वो कैसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचेगी. हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि मेरठ से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं. दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफ़र को वो अपना एम्परर घोषित कर देते हैं, है ना, कि भाई अब इंडिया के एम्परर आप ही रहेंगे. इतना सब हम पढ़ चुके हैं. अब क्या होगा बेटा, अपराइजिंग धीरे धीरे करके और डिफरेंट पार्ट में पहुंचेगी. तो अपराइजिंग स्प्रेड हुई, मेरठ से दिल्ली पहुंचे हमारे सोल्जर्स, और फिर अदर पार्ट्स ऑफ नदर्न एंड सेंट्रल इंडिया, इंडिया के नदर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में भी अपराइजिंग का इम्पैक्ट अब देखने को मिलेगा. अपराइजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिन एरियाज़ में थी उनके नाम हैं कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, फैज़ाबाद, आरा. ठीक है, आप सबको पता है कि झांसी की रानी इस युद्ध में लड़ी थी. मतलब ये जो अपराइजिंग थी, ये जो रिवोल्ट था, इसमें झांसी की रानी लड़ रही थी. तो जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर ये अपराइजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उनके नाम हैं कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, फैज़ाबाद और आरा. अदर प्लेसेस ऑल्सो सॉ रिवोल्ट्स. इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस थी जहाँ पर रिवोल्ट हो रहा था. मैं ऐसे नहीं कह रही कि इसके अलावा कहीं नहीं हो रहा था, पर स्ट्रॉन्ग इन एरियाज़ में था. ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल रिवोल्ट नहीं भी हो रहा था ना, वहाँ पर भी एक टाइप से अनरेस्ट तो था ही था. जो सिविलियंस थे उन लोगों ने भी वेरियस प्लेसेस पे इस रिवोल्ट को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, जितने भी सिविलियंस थे उनको भी लगने लगा कि भाई अब टाइम आ गया है कि हम भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन करें. तो उन्होंने भी ज्वाइन किया इन द प्लेसेस वेयर. बेटा कुछ प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर सिविलियंस ने डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया था. कुछ प्लेसेस तो ऐसे थे जहाँ सिविलियंस ने डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया, पर कुछ प्लेसेस ऐसे भी थे जहाँ पर सिविलियंस ने डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किया. पर बेटा फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग में हेल्प किया. हाउ? उन्होंने फूड, शेल्टर प्रोवाइड किया हमारे सिपाहियों को. जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रिवोल्ट में, उनको क्या दिया? फूड दिया, शेल्टर प्रोवाइड किया. और इस तरीके से इन्होंने भी रिवोल्ट में पार्ट लिया. किसने? अदर सिविलियंस ने. तो मेरठ से पहुंचे दिल्ली, दिल्ली के बाद झांसी, बरेली, आरा और डिफरेंट पार्ट में ये अपराइजिंग स्प्रेड हुई. स्प्रेड होने के बाद हमने देखा कि सिविलियंस भी इसको ज्वाइन करने लगे. कुछ सिविलियंस ने डायरेक्टली ज्वाइन किया, किसी ने इनडायरेक्टली हेल्प किया. अब हम लीडर्स को पढ़ेंगे. तो जो डिफरेंट पीपल थे जिनकी वजह से ये अपराइजिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई, वो लीडर्स को अब हम पढ़ेंगे. दिल्ली में कौन लड़ रहे थे बेटा? बख्त खान. सिपाहियों को लीड कर रहे थे कौन? लाइड कर रहे थे कौन? बख्त खान, है ना. दिल्ली में कौन लड़ रहा था, मतलब कौन लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था? बख्त खान. ठीक है, लड़ तो बहुत सारे सिपाही रहे थे, पर लीडर का होना भी ज़रूरी है. तो लीडर कौन थे? बख्त खान. ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई चैलेंज कर रही थी ब्रिटिशर्स को. कानपुर से नाना साहेब थे. ठीक है, और साहेब के जो ट्रूप्स थे, ठीक है, उन्हें लीड कौन कौन कर रहा था बेटा? अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे. फिर से ध्यान से सुनो. दिल्ली में बख्त खान लीड कर रहे थे सिपाहियों को. झांसी की रानी अलग चैलेंज दे रही थी झांसी से किसको? ब्रिटिशर्स को. कानपुर में नाना साहेब तो थे, उनके ट्रूप्स को लीड कर रहे थे दो बहुत ही समझदार लोग, अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे. अजीमुल्ला खान और तात्या टोपे. लखनऊ में लड़ रही थी बेगम हजरत महल, जिन्हें हेल्प कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह. ठीक है, और लखनऊ में जो अपराइजिंग हो रही थी उसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह का एक इम्पॉर्टेंट रोल था. ठीक है, क्योंकि वो हर तरीके से बेगम हजरत महल को हेल्प कर रहे थे. बरेली में खान बहादुर खान सिपाहियों को लीड कर रहे थे. वीडियो नो सेक्शन को देख लें एक बार. तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको अटैक किया किसने? सिपाहियों ने. कहाँ पर? लखनऊ में. कब? 30 जुलाई 1857 को. मतलब ब्रिटिश आर्मी को भी अब हमारे सिपाही पीटने लग गए थे. बेटा आरा और बिहार के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, झारखंड में कौन लीडर की तरह काम कर रहे थे? कुंवर सिंह.
ठीक है। इन एरियाज़ में लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे कुंवर सिंह। तो आरा बिहार झारखंड, बिहार में है आरा, तो मतलब बिहार और झारखंड से कौन लड़ रहे थे? कुंवर सिंह। झांसी से झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से बख्त खान, कानपुर से नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल और इनको हेल्प कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। बरेली से खान बहादुर खान। अब हम पढ़ेंगे सप्रेशन ऑफ अपराइजिंग, कि भाई ये अपराइजिंग तो हुई पर अंग्रेज का चुप बैठने वाले थे नहीं, अब वो स्टोन मेजर लेंगे टू सप्रेस दिस अपराइजिंग। भाई उन्हें तो इंडिया छोड़ना नहीं है ना, तो वो हर तरीके से कोशिश करेंगे अपराइजिंग ख़त्म हो जाए। तो जो रूल था ब्रिटिशर्स का, अब उन्हें वो डेंजर में दिखने लगा मिड 1857 में। स्पेशली उन्हें लगने लगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में तो अब हम पकड़ बना ही नहीं पाएंगे, इतना बड़ा आतंक ये लोग कर सकते हैं। हमने तो कभी इंडियन से ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बड़ा रिवोल्ट, इतनी बड़ी अपराइजिंग ये लोग करेंगे। तो यहाँ पर अब अंग्रेज़ों का मन डगमगाने लगा है कि भाई अब क्या होगा। फिर भी ब्रिटिशर्स ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया, अपने ट्रूप्स को रीऑर्गेनाइज़ किया और फिर से सिपाहियों से लड़ने लग गए। जितने भी एरियाज़ को सिपाहियों ने कैप्चर कर लिया था, उन सारे ही एरियाज़ को अंग्रेज़ों ने एक एक करके 1 बाय 1 सबको वापस लेना चालू कर दिया। दे बिगेन बाय रिकैप्चरिंग द एरियाज लॉस्ट टू द सिपाही। सिपाहियों के पास जो एरिया चला गया था उन्होंने अब उसको रिकैप्चर कर लिया। हेनरी, हैवलॉक, कॉलिन चैम्बल, ये वो ब्रिटिश कमांडर्स थे बेटा जिन्होंने सक्सेसफुली लीड किया रिकैप्चरिंग मिशन को। तो मतलब हमारे तो विलन हुए ये दोनों, हेनरी हैवलॉक और कॉलिन चैम्बल, पर ब्रिटिशर्स के हीरो रहे दोनों ही। 1857 के वॉर के ब्रिटिशर्स की साइड्स के हीरो रहे कौन? हेनरी हैवलॉक और कॉलिन चैम्बल। अच्छा काम किया इन लोगों ने, हमारे लिए नहीं, अंग्रेज़ों के लिए। चलो अब हम देखेंगे कि दिल्ली कैसे रिकैप्चर हुआ। तो दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया सितंबर 1857 को। बहादुर शाह जफ़र को जेल में डाल दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून। कहाँ की जेल में डाला गया उन्हें? रंगून, जो कि बर्मा में है। म्यांमार बोलते हैं बेटा आज बर्मा को, और रंगून को बोलते हैं यंगून। तो हमारे बहादुर शाह जफ़र को कैदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। कहाँ की जेल में? रंगून की जेल में। और उस टाइम में जहाँ पर रंगून था उस एरिया को क्या कहते थे? बर्मा। पर आज की डेट में बर्मा का नाम बदल के म्यांमार हो गया है और रंगून का नाम यंगून हो गया है। बेटा ब्रिटिश आर्मी ने अटैक किया कश्मीरी गेट पे, जो कहाँ पर है? दिल्ली में, और इसे वापस से रिकैप्चर कर लिया 14 सितंबर 1857 को। तो देखो भाई अब अंग्रेज भी चुप थोड़ी ना बैठने वाले हैं। सितंबर 1857 में इनके पास दिल्ली आ गया, कश्मीरी गेट को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरीके से मुग़ल रूल, देखो बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया है ना, म्यांमार भेज दिया। उसके बाद तो हमने देखा कि मुग़ल रूल का एंड ही हो गया विद द डिपोर्टेशन ऑफ बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र के जाते ही मुग़ल रूल इंडिया में ख़त्म ही हो गया। डिफीट ऑफ लीडर, जैसे ही दिल्ली अंग्रेज़ों के पास वापस आया, भाई अब तक ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं हुए थे। उन्होंने कंटिन्यू रखा रिमेनिंग एरिया को डिफेंड करना कि भाई ये एरिया तो हमारे पास रहे, दिल्ली चला गया तो क्या हुआ। पर फिर मेजर लीडर्स की भी डिफीट होने लगी बेटा, एक एक करके हमारे मेजर लीडर्स आने लग गए। तो ये एक बड़ा धक्का, बड़ी चोट लगी इस रिवोल्ट को, इस अपराइजिंग को। बख्त खान हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, खान बहादुर खान हो, कुंवर सिंह हो, इन लोगों ने लड़ाई हारी। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। देखो जब तक लड़े बहुत शानदार तरीके से लड़े, पर बेटा अगर हम वेपन्स की, मशीनरी की बात करें तो अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा था। तो ऑब्वियस सी बात थी कि हमने ये रिवोल्ट तो किया पर हम उतने इक्विप्ड नहीं थे, तो हमारा हारना ऑल इन ऑल निश्चित ही था। ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि ये जो अपराइजिंग थी ये पैन इंडिया नहीं बन पाई बेटा। अगर ये पैन इंडिया बन भी जाती ना, कि पूरा इंडिया साथ मिलके अटैक करता और हर व्यक्ति अटैक करता, तो हम उसी टाइम आज़ाद हो जाते। पर इस टाइम में भी कुछ हमारे इंडियन मूर्ख लोग थे जिन लोगों ने किसको ही सपोर्ट किया, इस क्रांति में भी ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट किया और हमारे इंडियंस को अपोज किया। तो इस वजह से हमारी हार तो निश्चित थी ही थी। पर ठीक है, बोलते हैं ना हार जीत तो सेकेंडरी है, आप कैसे लड़े ये देखा जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे जितने भी लीडर्स थे बेटा, जैसे ही एक एक करके हमारे लीडर्स की हार होती है, ये अपराइजिंग बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। नाना साहेब बेगम हजरत महल कहाँ चले गए बेटा? नेपाल चले गए, वहाँ से लड़े। तात्या टोपे को पकड़ के
तो फांसी पे लटका दिया। तो मतलब सारे, झांसी की रानी की हो गई डेथ, तो सारे के सारे हमारे लीडर्स कहीं ना कहीं जैसे ही वीक पड़ते हैं, जैसे ही इनकी डेथ होती है, जैसे ही इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, उसके बाद ये अपराइजिंग तो स्लो डाउन हो ही जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेरर टेक्निक्स। टेरर टेक्निक्स का मतलब क्या है कि अब अंग्रेज कुछ भी करके हमें इतना आतंकित करना चाहते थे कि अब हम ऐसी कोई दूसरी अपराइजिंग ना करें। ब्रिटिशर्स ने टेरर टेक्टिक्स का यूज़ किया अपराइजिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, कि भाई अब ऐसी अपराइजिंग हो ही ना, जिस मैग्नीट्यूड की 1857 की अपराइजिंग थी, ऐसी कोई दूसरी अपराइजिंग ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। और ब्रिटिश ने हर संभव प्रयास किया, हमें इतना आतंकित कर दिया, इतना डरा दिया कि हम दोबारा कुछ ऐसा ना करें। ये जो वर्ड रिकर लिखा है ना, इसका मीनिंग ही होता है बेटा कि इस चीज़ का रिपीटेशन ना हो। ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने टेरर टैक्टिक्स को यूज़ किया टू प्रिवेंट अपराइजिंग ऑफ सच मैग्नीट्यूड टू रिकर। इनोसेंट सिविलियंस को बेटा इनोसेंट पीपल को मारा, इनोसेंट सिविलियंस को मारा, वो तो ठीक है, हम झेल गए। हमारे जो सिपाही थे उन्हें तो क्या किया, आप लोगों ने वो देखी होगी ना, तोप तोप में यहाँ पर हमारे जिंदा सिपाही को बांध दिया गया और फिर उसे उड़ा दिया गया। बेचारे सिपाहियों के चिथड़े चिथड़े उड़ गए होंगे। सोचो ना कि तोपों के मुंह पर उनको बांध कर उन्हें उड़ा दिया गया। सिपाहीज वर टाइड टू कैनन, सिपाहियों को कैनन से बांध दिया गया और उन्हें ब्लोन ऑफ कर दिया गया। जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें भी टॉर्चर किया गया। कुछ गाँव को तो पूरा के पूरा जला दिया। मतलब, और ये सिर्फ क्यों कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि हम इतने टेरराइज हो जाएं कि आगे कोई अपराइजिंग करें ही ना। समझ में आई बात? टेरर टैक्टिक्स का यूज़ ही क्यों हो रहा था, हमारे ऊपर मॉरल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि तुम अगर ये करोगे तो हम देखो क्या क्या कर सकते हैं। हमारे सिपाहियों को तोपों से उड़ा दिया, छोटे छोटे बच्चों को परेशान किया, गाँव के गाँव जला दिए। डिड यू नो सेक्शन में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लो। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिकैप्चर किया रेसिडेंसी इन लखनऊ, लखनऊ में जो उनकी रेसिडेंसी को, कब, 14 मार्च 1858 को। अब हम पढ़ेंगे बेटा कि ये अपराइजिंग फेल क्यों हो गई, क्या रीज़न थे इस अपराइजिंग के फेल होने के, क्यों हमें 1947 में आज़ादी मिली, क्यों हमें 1857 में ही आज़ादी नहीं मिल गई। हम रीज़न तो ढूंढे कि भाई अपराइजिंग क्यों फेल हुई। तो देखो, हमने ये तो देख लिया था कि 1857 में ये जो अपराइजिंग हुई इसने एक बड़ा सा चैलेंज दिया किसको, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को। पर फिर भी ये ब्रिटिशर्स को ऑस्ट नहीं कर पाई, इंडिया से बाहर नहीं निकाल पाई। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो अपराइजिंग थी इंडिया के सारे पार्ट्स में नहीं थी, इवन हमारे ही बहुत सारे इंडियंस लोगों ने रिफ्यूज़ किया कि भाई हम सिपाहियों की हेल्प नहीं करेंगे। इंस्टेड हमारी हेल्प करने की बजाय उन्होंने किसकी हेल्प की, ब्रिटिशर्स की हेल्प की। इवन जो सारे सेक्शंस थे सोसाइटी के, उन्होंने भी इस अपराइजिंग को सपोर्ट नहीं किया। स्पेशली जिन फैमिलीज से लॉयर्स वगैरह थे, जो आईसीएस का एग्ज़ाम दे के अच्छी अच्छी सिविल सर्वेंट्स बन चुके थे, उनको लगता था ब्रिटिशर्स हमें इतना कुछ तो दे रहे हैं यार, हम क्यों अपराइजिंग करें। सो जब ये अपराइजिंग हुई तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में तो इसका कोई इम्पैक्ट देखने को ही नहीं मिला। इवन कुछ इंडियंस ने तो ओपनली रिफ्यूज़ किया कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट। इवन उन्होंने जब अपराइजिंग हो रही थी तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। सारे जो सेक्शन थे सोसाइटी की वो इवनली। सेकेंड पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपराइजिंग हैड लिमिटेशन। जिस तरीके से इस पूरे के पूरे अपराइजिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था उसकी कुछ कमियां थी। कोऑर्डिनेशन नहीं था बेटा, ना तो उस टाइम मोबाइल थे, ना वॉकी टॉकीज थे। हर तरफ अंग्रेज और अंग्रेज का सिस्टम और अंग्रेजों का टेलीग्राफ, मतलब हमारे लिए तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया हम इस रिवोल्ट को। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स में जब ये रिवोल्ट हुआ तो उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं मिला, कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था। एवरीबडी वॉज फाइटिंग फॉर देयर ओन टेरिटरी। झांसी की रानी लड़ रही है कि भाई झांसी सेफ हो जाए, कुंवर सिंह का भी अपना एक है, तात्या टोपे का भी अपना है, खुद का एक इंडिविजुअल एम था, है ना। सो एवरीबडी वॉज फाइटिंग बट नो वन इज़ फाइटिंग फॉर कॉमन गुड। सबके अपने अपने एस्पिरेशंस थे इस अपराइजिंग को लेकर के। ठीक है, नो नेशनल लीडर एमर्ज टू टेक फॉरवर्ड। कोई भी ऐसा नेशनल लीडर नहीं हुआ उस टाइम में जो इस स्ट्रगल को आगे की तरफ लेके जाता। जितने भी लीडर्स थे सारे लोकल लीडर्स थे, मतलब जिनकी पकड़, जिनकी पहुंच सिर्फ लोकल एरियाज तक थी। कोई भी ऐसा नहीं था जिसको पूरा इंडिया अपना नेता मान ले और इस अपराइजिंग का पार्ट बन जाए।
हु वर इंटरेस्टेड इन लिबरेटिंग देयर ओन टेरिटरीज, और ये लोकल लीडर्स थे, मैंने पहले भी कहा, और इनका इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही था कि इनको इनकी लोकल टेरिटरी को लिबरेट कराना था या अपनी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं आने देना था। दिस ऑल्सो रेंडर्ड द मूवमेंट अनकोऑर्डिनेटेड, पर्पसलेस, डायरेक्शनलेस। तो अगर कोई पूछे कि भाई 1857 की क्रांति अपराइजिंग फेल क्यों हो गई, तो वो साफ साफ बोलना, इट वॉज अनकोऑर्डिनेटेड, purposeless, directionless. Many local leaders were there, but they were fighting for their own aims. ठीक है, कोई भी नेशनल कॉज के लिए। बेटा फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे साथ कि बेटा हमारे पास अपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। जो भी हमारे पास वेपन्स थे, एमिनेशन थे, वो सब हम लोगों ने अंग्रेज़ों से ही लिए थे ना। अंग्रेज़ों से लिए, उन्होंने हमसे गिफ्ट में नहीं दिए थे बेटा, हमने उनसे छीन लिए थे, है ना। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चलो डिड यू नो सेक्शन पढ़ के फोर्थ पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने एक साथ मिलके इस अपराइजिंग में पार्ट लिया था। रानी लक्ष्मीबाई डिफीट हो गई और उन्हें मार भी दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है किल्ड बाय हुरोस, पर बहुत सारी बुक्स ये बोलती हैं कि उन्होंने खुद को मार लिया था। अब आपकी बुक ये बोल रही है, आपके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं वो आप देख लेना। अगर टीचर्स ये बोलते हैं कि उन्होंने खुद को मारा था तो आप वैसे लिख देना, अदरवाइज ऐसे लिख देना, रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय सर हुरोज। किसने किल किया रानी लक्ष्मीबाई को? सर हुरोज ने। कब? 18 जून 1858 को। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और उन्हें भी मार दिया गया। तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे साथ में मिलकर लड़ रहे थे, पर रानी लक्ष्मीबाई की होती है हार, उन्होंने मार देते हैं सर हुरोज। 18 जून 1858 को तात्या टोपे को भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें भी मार दिया जाता है। तो हम इस पॉइंट के थे कि भाई हमारे जो सिपाही थे उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, इनफ वेपन्स नहीं थे, इनफ हथियार नहीं थे, पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, आर सिपाहीज वर सफरिंग फ्रॉम वेपन्स, फाइनेंसेस, और कंपनी तो वेल इक्विप्ड थी, मॉडर्न वेपनरी थी उनके पास, और फंड्स की तो कोई कमी थी ही नहीं। इतना टैक्स वसूला था उन लोगों ने हमसे कि ऐसे कई वॉर वो लड़ सकते थे। नाउ नेचर ऑफ अपराइजिंग, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं इसे अपराइजिंग ऑफ 1857 को क्या कहते हैं? ब्रिटिश हिस्टोरियन अपराइजिंग ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटनी, कि भाई ये तो सिपाहियों का विद्रोह था और कुछ नहीं था, सिर्फ हमारे सिपाहियों ने हमारे खिलाफ विद्रोह किया। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो पहला नाम जो देते हैं 1857 के रिवोल्ट को वो होता है सिपाही म्यूटनी। पर ये नाम बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे सिपाही नहीं लड़ रहे थे, हमारे किंग्स, हमारी क्वींस, जनरल पब्लिक, सब लोगों ने इसमें पार्ट लिया था। दिस अंडर प्ले द सिग्निफिकेंस ऑफ अपराइजिंग इन इंडियन हिस्ट्री। और अगर हम सिपाही म्यूटनी नाम दे देते हैं तो ये तो अंडर प्ले होगा, इस अपराइजिंग के सिग्निफिकेंस को बहुत कम आंकने वाला होगा। इट पोज द अपराइजिंग एज मियर रिवोल्ट। ये क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ये एक रिवोल्ट है जो हैंडफुल सिपाहीज ने किया, वाइड स्प्रेड तो कुछ था ही नहीं, है ना। और ये जो रिवोल्ट था ये किसकी वजह से हुआ? इनजस्टिस ऑफ कंपनी रूल। पर ऐसा नहीं था बेटा, ठीक है, कि सिर्फ एक ग्रीस कार्टेजेस की वजह से हमारे सिपाहियों ने इतना कुछ कर दिया। इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट बैड प्रैक्टिसेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। भी नहीं था कि एक कौन सी ग्रीस कार्टेजेस आई, एनफील्ड राइफल आई और उसकी वजह से सिपाहियों ने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप अंडरमाइन करते हो उन लोगों के पार्टिसिपेशन को जो डिफरेंट पार्ट से आए, डिफरेंट सेक्शन से आए। और इस को हम ज़रूर मान सकते हैं भाई कि ये अपराइजिंग शुरू करने वाले सिपाही थे। द अपराइजिंग बिगेन विद द सिपाही, कि भाई इस अपराइजिंग को सिपाहियों ने चालू किया, पर क्या ये सिर्फ सिपाहियों तक लिमिटेड थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ज़मींदार, बहुत सारे तौलकदार, राजा रानी, कॉमन पीपल, सब ने इसमें पार्ट लिया था ना। मतलब ऑल इन ऑल ये पैराग्राफ ये बोल रहा है, फिर से ध्यान से सुनो, कि हिस्टोरियंस कह देते हैं कि ये सिपाही में उतनी है कि भाई सिपाहियों से विद्रोह किया, वो कंपनी रूल से परेशान थे, मिस रूल से परेशान थे, इसलिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अगर हम इसको सिर्फ सिपाही में उतनी कह देते हैं तो हम उन सारे लोगों की पार्टिसिपेशन को अंडरमाइन करते हैं, अंडर प्ले करते हैं बेटा, जिन लोगों ने इसमें पार्ट लेकर अपनी जानें गंवाई। ठीक है,
ये बात हमने मान ली कि सिपाहियों ने ही बिगिन किया इस अपराइजिंग को, ठीक है। पर ये सिर्फ उन लोगों तक लिमिटेड नहीं थी, सिपाहियों ने चालू किया पर सिपाहियों तक ही लिमिटेड नहीं थी। कुछ एरियाज में हमने देखा कॉमन पीपल ने भी रिवोल्ट किया, ठीक है। दिस प्रूव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अपराइजिंग। तो भाई इससे प्रूव होता है कि इस अपराइजिंग का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा था। अच्छा, इस अपराइजिंग में बेटा हमने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को भी देखा। हिंदू और मुस्लिम ने साथ मिलकर काम किया और इस अपराइजिंग को सक्सेसफुल बनाया। देखो, जब हम इसके लीडर्स को पढ़ते हैं, हीरोज़ को पढ़ते हैं, तो बख्त खान, खान बहादुर खान, बेगम हज़रत महल, ये सारे कौन हैं बेटा? मुस्लिम से हैं ना। तो इस अपराइजिंग में हमारे हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने साथ मिलकर काम किया। डिफरेंट रीजन से जो लोग थे अलग अलग, उन सब ने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। सिंस द अपराइजिंग स्प्रेड टू लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ये जो अपराइजिंग थी इंडिया के लार्ज पार्ट तक पहुंची, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्ट लिया। जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जो बिल्कुल जस्ट नेम है ना। ऐसा ही नाम बहुत ही अच्छा है इस अपराइजिंग के लिए कि भाई हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, तो इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना चाहिए। ये अपराइजिंग इंडिया के लार्ज पार्ट में हो रही थी। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे इंडिया में हो रही थी, पर इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट में हो रही थी। बहुत सारे जो लोग थे उसमें इन्वॉल्व थे, इसीलिए हमारे इंडियन हिस्टोरियन क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या कहते हैं? सिपॉय म्यूटनी। अब आफ्टर द अपराइजिंग, अपराइजिंग के बाद क्या, जो ब्रिटिश हैं उनको बहुत बड़ा धक्का लगा इस अपराइजिंग से। वो अपनी अथॉरिटी को बहुत जल्दी वापस लेना चाहते थे, उनकी जो लॉस्ट पोजीशन थी उसको वापस लेना चाहते थे। उनको लगने लगा यार हमारी अथॉरिटी को तो अंडरमाइन किया गया है ना, और ऐसा ना हो कि ये हमें हल्के में लेने लगे इंडियंस। सो उन्हें पता था कि उनकी अथॉरिटी को बहुत अंडरमाइन किया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा ईगर थे कि भाई जिस पार्ट को भी हमने लॉस किया है उसे हम जल्दी से वापस ले लें। और इसके लिए इन्होंने कुछ चेंजेस इंश्योर किए हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कि भाई ऐसी अपराइजिंग दोबारा ना हो, क्योंकि अंग्रेज़ों का भी 1-1.5 साल लग गया। उस 1-1.5 साल में उनका ट्रेड सब कुछ धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्पैक्ट तो उसके ऊपर अफेक्ट तो आया ना, तो उनको भी लग रहा था भाई ऐसी अपराइजिंग तो नहीं होनी चाहिए और ये लोग अब हमें हल्के में रह लेंगे, इसीलिए बेटर है कि हम हमारी जितनी भी लॉस पोजीशंस थी उसको वापस ले लें और कुछ थोड़े मोटे चेंज इनके लिए कर दें इंडियंस के लिए कि भाई ये लोग बार बार अपराइजिंग ना करें। तो वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसी और कोई अपराइजिंग हो। रिकर मतलब दोबारा ना हो, ठीक है। वो ऐसा चाहते थे कि भाई रिकर मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीटेशन ना हो, तो वो भी नहीं चाहते थे कि इस अपराइजिंग का कोई रिपीटेशन हो। अगस्त 1858 को जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई। पहले हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बाद में क्राउन के पास जैसी पावर आई तो हमारी कंट्री में कौन आने लगे बेटा? वाइसरॉय। अब कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे इंडिया को रूल नहीं करेगी, सीधे क्राउन रूल करेगा डायरेक्टली, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे वो रानी लेंगी, राजा लेंगे ना कि कंपनी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट किया कि भाई अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी इंडिया पे रूल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। एक्ट ऑफ 1858 जो आया उसके अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट टू मैनेज ब्रिटिश अफेयर्स इन इंडिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग बेटा ब्रिटिश कैबिनेट का जो मिनिस्टर होगा वही इंडियन अफेयर्स को भी मैनेज करेगा। इस मिनिस्टर को हम कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक पूरी की पूरी एडवाइजरी बॉडी होगी जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाएगा, वो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो सीधे आंसरेबल होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। इंडिया में अगर कुछ भी अब ऊपर नीचे होगा तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए पूरा के पूरा एक काउंसिल बनाया गया, इंडियन काउंसिल, और कहा गया कि भाई आप ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, हमारे ही एक मिनिस्टर होगा जो सीधे सीधे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा किसकी? इंडिया की। जो फंक्शनिंग होगी गवर्नमेंट की उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे। जो गवर्नर जनरल होता था पहले, हेड हुआ करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, द गवर्नर जनरल हेडेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर इसके बाद से क्राउन ने वाइसरॉय को अपॉइंट किया। मतलब 1857 तक हमारी कंट्री में वो पोजीशन किसकी हुआ करती थी? गवर्नर जनरल की। अब वो पोजीशन किसकी होगी? वाइसरॉय की, ठीक है। क्राउन अपॉइंट करेगा वाइसरॉय को, और ऐसा बोला जाएगा कि वाइसरॉय रिप्रेजेंटेटिव ही होगा किसका? क्राउन का।
जो वाइसरॉय होगा उसको असिस्ट करने के लिए एक पूरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, और फिर ये जो वाइसरॉय होगा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो इंग्लैंड में बैठा उसको रिपोर्ट करेगा। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय होते हैं इंडिया के। अच्छा, दूसरी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जान लो यहीं पे, लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं। लास्ट गवर्नर जनरल पूछा जाएगा इंडिया का 1857 तक, 1858 तक गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग। और फिर जब इस पोजीशन को चेंज कर दिया गया, वाइसरॉय बनाया गया, तो वो भी किसको ही बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। तो अब सोच लो कितना चेंज हुआ होगा। ऐसा 1858 में कहा गया कि जो क्वीन विक्टोरिया होंगी वही अब एम्प्रेस होंगी इंडिया की, ठीक है, क्योंकि अब इंडिया को क्राउन रूल करेगा। इन्होंने एश्योर किया है प्रिंसली स्टेट्स को कि भाई अब हम तुम्हारे टेरिटरी को एनेक्स नहीं करेंगे, तुम इंडिपेंडेंट बने रहोगे। इससे भी जो प्रिंसली स्टेट थे वो बहुत खुद थे कि यार भैया चलो इतना तो हुआ कि अब ये देवी मैया हमारी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं करेंगी। ये भी कहा कि अब हम विड्रॉ कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, और बहुत सारे रूलर्स को उनके टाइटल्स और ऑनर क्वीन विक्टोरिया ने वापस करवा दिए। मतलब क्राउन रूल में कुछ चेंजेस तो आए जो पॉजिटिव थे। और क्वीन ने कान पकड़ लिए कि कहा कि भाई मैं तुम्हारे धर्म में तो अब बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूँगी। ये जो मैंने सती को इलीगल बनाया, विडोरी मैरिज को लीगलाइज कर दिया, तुम्हारी लड़कियों को पढ़ाने की बात की, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। भाई आपको जिंदा जलाना है, एक औरत को जिंदा जला दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो क्वीन ने कहा कि मैं अब आपके रिलीजियस सोशल बिलीव्स में, कस्टम्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगी, आप फ्री हैं, आप जो करना चाहें वो करें। इसके साथ ही जो ब्रिटिश थे उन्होंने बिल्कुल रोक दिया किस चीज़ को? रिफॉर्म्स को, कि भाई अब मैं कोई समाज सुधार नहीं करूँगा। मतलब ऐसा किसने बोला? रानी ने बोला। जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, अब वो इंट्रोड्यूस हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने देख लिया था कि भाई ये जो अपराइजिंग थी सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तो उसे अब इंडियंस की यूनिटी को तोड़ना था। इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। जो यूनिटी थी इंडियंस की उसे सरप्राइजिंग में देखा गया, जिसकी वजह से एक चेतावनी मिली, एक थ्रेट मिला किसको? ब्रिटिशर्स को। तो उनको लगने लगा कि भैया अब तो हमें कोई ऐसा बीज बो देना है जिससे कि अब ऐसी कोई अपराइजिंग ना हो और हम सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करते रहें। दे बिगेन बाय इंस्टिगेटिंग हिंदू मुस्लिम्स अगेंस्ट ईच अदर, और हर मौके पे ये ऐसी कोशिश करते कि एक लड़ाई छिड़ जाए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ये आपस में एक दूसरे को काटते मारते रहें और हम बैक हैंड पे रूल करते रहें। उन्होंने अक्यूज़ किया मुस्लिम को कि भाई इस अपराइजिंग में मुस्लिम से उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। ठीक है बेटा, आर्मी में क्या 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 चेंजेस आए? तो ब्रिटिश ने पूरी की पूरी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। पहला, ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रैंटेड ले रहे थे हमको, इंडियन सोल्जर्स को इधर उधर लड़ने वड़ने भी भेज देते थे। तो अब इनको समझ में आ गया कि भाई ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स होंगे तो अपराइजिंग के चांसेस होंगे, तो इन्होंने यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को बढ़ाया एज़ कम्पेयर टू इंडियन सोल्जर्स। बंगाल में तो ये रेशो कैसा रखा? 1:2 एंड 2:5 इन बॉम्बे। मतलब एक ब्रिटिश सोल्जर्स होगा ही होगा 2 इंडियन सोल्जर्स पे, और बॉम्बे में 2 ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे 5 इंडियंस के ऊपर। तो बॉम्बे और मद्रास में 2:5 का रेशो रखा कि 2 इंग्लिश सोल्जर्स होंगे 5 इंडियंस पे, और बंगाल में तो 1:2 किया है, सिर्फ 2 ब्रिटिश सोल्जर्स, एक ब्रिटिश सोल्जर्स होगा 2 इंडियन सोल्जर्स पे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा सही बात है कि अगर यूरोपियन सोल्जर्स नहीं होंगे, इंडियन होंगे, तो उनको जब चाहेगा वो जब वो अपराइजिंग कर देगा। तो बंगाल में क्या था? 1 ब्रिटिश 2 इंडियन। मद्रास और बॉम्बे में क्या था? 2 ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे 5 इंडियंस के ऊपर। जो यूरोपियन ट्रूप्स थे उन्हें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया गया। मतलब यूरोपियन ट्रूप्स वो जो बिल्कुल लॉयल हैं क्वीन एलिजाबेथ के, उन्हें जितनी भी स्ट्रेटेजिक, जितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन थी ब्रिटिश टेरिटरीज की, वहाँ पर लगा दिया गया। और बेटा क्योंकि अपराइजिंग के टाइम हम लोगों ने इन्हीं के वेपन्स को इन्हीं के अगेंस्ट में यूज़ किया था, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिविजन्स थे जैसे आर्टिलरी वगैरह, इन सब को तो यूरोपियंस ने अपनी देख रेख में ही रहा, और किसी भी इंडियन को इन पोजीशंस में रहने को अलाउ नहीं किया कि भैया जितने भी वेपन्स हो उनकी देख रेख तो हम ही करेंगे। जो यूरोपियंस थे उन्होंने मार्शल और नॉन मार्शल रेसेस के कंसेप्ट को लेकर आए। मार्शल रेस किसको कहा इन्होंने? उन सबको कहा जिन्होंने अपराइजिंग में ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, है ना। जब अपराइजिंग हो रही थी तो इस अपराइजिंग को सप्रेस करने में जिन भी रेसेस ने ब्रिटिश को हेल्प किया उन्हें मार्शल रेस कहा गया, जैसे सिख, पठान, गुरखास।
और इन्हें रिक्रूट कर दिया गया ब्रिटिश आर्मी में। किसकी वजह, किसकी जगह पे? नॉन मार्शल रेसेस। नॉन मार्शल रेसेस कौन थे? हिंदू, मुस्लिम। जो नॉन मार्शल रेसेस थी ये वो लोग थे जो उस रीजन से बिलोंग करते थे जहाँ पर अपराइजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन थी, जैसे अवध, सेंट्रल इंडिया, बिहार। इन्हें आर्मी में फिर वापस रिक्रूट नहीं किया गया। फिर से ध्यान से सुनो, यूरोपियन ने एक नया कंसेप्ट निकाला, मार्शल रेसेस और नॉन मार्शल रेसेस। मार्शल रेसेस उन रेसेस को कहा जिन्होंने इस अपराइजिंग में ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, इस अपराइजिंग को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स को हेल्प किया, जैसे गोरखा, पठान, सिख। और अब इन्हें रिक्रूट ज़्यादा किया गया एज़ कम्पेयर टू नॉन मार्शल रेसेस। नॉन मार्शल रेसेस में बेटा पहले तो हिंदू और मुस्लिम दो तो थे ही थे, साथ में उन एरियाज़ को भी इन लोगों ने स्पेशल फोकस दिया जहाँ पर ये अपराइजिंग स्ट्रेंथन थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जैसे अवध, सेंट्रल इंडिया, बिहार। यहाँ से फिर आर्मी में किसी को रिक्रूट नहीं किया। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. अच्छा, एक बात और कि चेंजेस इन द आर्मी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ चेंजेस के ये जो 5-6 पॉइंट है ये भी आपको पढ़ना है कि 1857 के बाद क्या चेंजेस आए। ठीक है? Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.